जी, इवनिंग में आयशा एहसान है बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे इवनिंग में आयशा एहसान के नाम से है कोई बेटा मेरा? जी सर है। और मारूफ? सर वो भी है। सर पिछले लेक्चर से क्वेश्चन करना था। जी जी बेटे। सर जब वो मसल कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होती है तो वो कैल्शियम की जो है ना रीअक्युमुलेशन की वजह से होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो किस तरह रीअक्युमुलेशन होती है? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम एटीपेज पंप होता है ना, तो जिस टाइम से कैल्शियम रिलीज होना शुरू होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी टाइम से ही कैल्शियम एटीपेज पंप जो है वो साथ में वर्किंग स्टार्ट कर देता है और वो कैल्शियम की वापस रीअपटेक करवाता है इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हेंस इस तरह से जो है कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है और फिर जो है आप मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, बिकॉज ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंडिंग के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, तो मसल रिलैक्स कर जाते हैं। तो जो कैल्शियम चैनल से कैल्शियम बाहर जा रहा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो तब स्टॉप होता है जब एक्शन पोटेंशियल आना बंद हो जाता है। जी, जब एक्शन पोटेंशियल आना बंद होता है तो डीएचपी रिसेप्टर स्टिमुलेशन नहीं होगी। जब डीएचपी रिसेप्टर स्टिमुलेशन नहीं होगी तो राइनोडिन रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे और कैल्शियम चैनल्स की क्लोजर हो जाएगी। जब तक राइनोडिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे जो और होते रहेंगे थ्रू एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम डीएचपी, तो उतनी देर तक जो है आपके पास कैल्शियम रिलीज होता रहेगा और कैल्शियम अवेलेबल होगा साइटोप्लाज्म के अंदर और कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो रिलैक्सेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इनअवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। वो मैंने आपको बताया था कि जब 10⁻⁻6 से जो है वो कम होता है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जब 10⁻⁻7 से डिक्रीज होता है मोलर से, तो फिर आपके पास मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है। ओके सर। जी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी और भी हम इसको इलाबोरेट करते हैं। रोल नंबर 52 कौन है इवनिंग में? रोल नंबर 52। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का सर सर मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट जी लेक्चर में। फातिमा, जी फातिमा। सर वो जो 6-7 पॉइंट बुक में लिखे हुए थे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग के बाद में ना एक पैराग्राफ था, उसमें कुछ टाइटिन प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ था कि उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से थोड़ा सा डिले आता है कंट्रैक्शन में, और कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन में भी सरफेस से तो हो जाता है कुछ लेकिन डिले होता है। वो कुछ कंसेप्ट की समझ नहीं आई थी, एक अजीब सा पैराग्राफ था। आप एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म में ही पूछ रहे हो ना? यस सर। आते हैं आप यहाँ पे पूछ रहे हो 5 और 6 पॉइंट पे या 6 और 7 नहीं पे? सर, ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद एक पैराग्राफ था छोटा सा। तो अगर मैं एक दफ़ा देख लूँ कि आप उसमें से एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रही हैं, तो उस तरह से ज़रा ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा बताना। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग के बारे में फिर बताया कि एटीपी की अवेलेबिलिटी और एटीपी अनअवेलेबिलिटी, इसके बारे में आप पूछना चाह रही हैं रिलैक्सेशन से पहले?
नंबर नहीं 7 से पहले, सर, स्टेप नंबर 7 के बाद। स्टेप नंबर 7 के बाद जो है, अच्छा ठीक है, सही। ये भी मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को, अभी मैंने बताया नहीं। ओके सर। जी, करें फिर स्टार्ट आज का लेक्चर। अच्छा जी, आज के लेक्चर में बेटे हमने मेनली 4 स्लाइड्स डिस्कस करनी है, और 4 स्लाइड्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने मैकेनिज्म ऑफ टेटनस डिस्कस करना है कि जो टेटनस डेवलप होता है, जो टेटनी होती है, ये जो कंडीशन होती है ना टेटनस जो जब होता है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रह जाता है। सो वो मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि अभी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया है, तो यहाँ पे इसी का इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम मैकेनिज्म ऑफ टेटनस भी डिस्कस कर सकते हैं और उसको भी समझ सकते हैं। वो ज़्यादा आसान होगा इस स्टेज पे समझना, बिकॉज हमें मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का पता है। सेकेंडली, उसके बाद फिर हमने कुछ 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। एक हमारे पास होता है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, जो कि ये आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है, और दूसरा हमारे पास होता है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मसल के साथ क्या रिलेशन है, मसल जब हम पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, तो इन कॉन्सेप्ट्स का भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है, फिर हमने कार्डियक मसल्स के जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हल्का सा डिस्कस करना है, लेकिन मेनली उसकी मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करना है। सो ये हमारा आज का टारगेट है। आज के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को जो है वो कवर करना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ टेटनस, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप से पहले हम मैकेनिज्म ऑफ टेटनस पे जाते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ टेटनस, ये टेटनस कैसे डेवलप होता है, टेटनस कैसे बनता है। देखिए, आपको पता है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है एट द टीटी व्यूज, तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो डीएचपी रिसेप्टर्स हैं। और डीएचपी रिसेप्टर्स जो हैं वो आगे मैसेज देते हैं रायनोडिन रिसेप्टर्स को। मैं आर लिख रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस स्टिमुलेशन a specific amount of calcium release occur from sarcoplasmic reticulum। ठीक है। सो जब कभी भी एक एक्शन पोटेंशियल आता है, उस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पांस में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन सेंसिटिव जो या एक्शन पोटेंशियल सेंसिटिव डीपोलराइजेशन सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, डीएचपी रिसेप्टर्स, और वो फर्दर एक्टिवेट करते हैं रायनोडिन रिसेप्टर्स को, जो कि लिंक होते हैं विद द कैल्शियम चैनल्स। सो उनकी वजह से, उन रायनोडिन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग होती है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और कैल्शियम्स जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरसाइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज आना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से इंटरसाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन राइज करता है। और ये कैल्शियम क्या करता है, जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर आया है, ये कैल्शियम जो है ये जाके बाइंड करता है विद द ट्रोपोनिन सी, ठीक है। और उसी तरह से फिर जो है वो ट्रोपोमाइसिन जो है वो रिस्पेक्टिव साइट्स को, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अनकवर कर लेता है, और फिर जो एनर्जी है, जो एटीपी है, एटीपी की ब्रेक डाउन होती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड टुवर्ड्स एक्टिन। और फाइनली हम क्या करते हैं कि क्रॉस ब्रिजिंग होती है, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग अकर्स।
दिस इज ऑल अबाउट दी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। और जब ये क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग हो रही होती है तो मैंने आपको साथ में बता दिया कि कैल्शियम जो रिलीज हुआ है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग कर रहा है। तो ये कैल्शियम जिस टाइम से रिलीज होना शुरू होता है उसी टाइम से कैल्शियम एटीपेज पंप जो है वो एक्टिव हुआ होता है इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लेके आने की कोशिश करता है। ठीक है, और कैल्शियम जब वापस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्लाइन करता है और मसल जो है वो पास दोबारा रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेटनस के अंदर क्या होगा। ठीक है, नॉर्मली जो मैंने आपको बताया एक एक्शन पोटेंशियल आया, उसने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिलीज करवाया, उस कैल्शियम ने एक लिमिट एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन करवा दी या स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉन्ट्रेक्शन करवा दी और उसके बाद मसल रिलैक्स कर गया। टेटनस के अंदर क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो शॉर्ट टाइम में, ब्रीफ टाइम में मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल होता है। मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल मतलब थोड़े थोड़े वक्फे से रिपीटेडली एक्शन पोटेंशियल्स जो हैं वो अराइव कर रहे होते हैं, वे ऑफ डीपोलराइजेशन अराइव कर रहे होते हैं। और जब वे ऑफ डीपोलराइजेशन मल्टीपल शॉर्ट टाइम में मल्टीपल टाइम अराइव करेंगे तो जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स डीएचपी रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगी और प्रायोरिटी रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगी और कैल्शियम चैनल ओपन रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो राइज रहेगा और कैल्शियम एटीपेज पंप जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैल्शियम को जो है वो ब्रिंग बैक कर सकता है, उसकी अपटेक करवा सकता है। सो इस टाइम पे ड्यू टू दिस रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जो कैल्शियम एटीपेज की रिसाइकलिंग बेक कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है उसके मुकाबले में, इस कैल्शियम रिलीज के मुकाबले में, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल बार बार अराइव कर रहा है, कैल्शियम जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में जितना रिलीज हो रहा है उससे कम जो है वापस रिसाइकल बेक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो ऑल टाइम जो है वो हाई रहता है। और जब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन बेटे ऑल टाइम हाई रहेगा तो आपको पता है दैट कैल्शियम विल बाइंड विद द troponin C and it will काज दी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मसल के अंदर ऑल द टाइम मसल विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड और उसमें के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। सो इसको हम कहते हैं कि टेटनस डेवलप हो गई है। दैट टेटनस इज बेसिकली डेवलप्ड, अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये काम हो रहा है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहती है एज कंपेयर टू दी मूविंग बैक इनटू द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से हर टाइम कैल्शियम अवेलेबल होता है टू बाइंड विद द troponin C, और कैल्शियम जब अवेलेबल होता है टू बाइंड विद द troponin C सो डेफिनेटली आपको पता है कि देयर विल बी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग एंड देयर विल बी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर no relaxation will occur. That's why the muscle will always remain in the contracted form, or we say call it this condition as tetanus. So this is how tetanus develops in पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद दैट बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये था कि किस तरह से टेटनस जो है वो डेवलप होता है और किस तरह से वो यहाँ पे हम स्केलेटल और मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ऐसे क्या चीज़ हो रही होती है जिसकी वजह से उसमें मसल हर टाइम कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। सो चूंकि हम मैकेनिज्म पढ़ चुके थे तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना हमारे लिए आसान थी। जी, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो बेटे तो आप लोग पूछ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ टेटनस के अंदर। जी जी सर ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो ये रिपीटेडली मल्टीपल टाइम कैसे जनरेट हो सकता है, उनकी पूरी फॉल्स वगैरह हो सकता है उसमें। मल्टीपल टाइम्स कैसे जनरेट हो सकता है, आप ये पूछना कि चाह रहे जब हो? नॉर्मल मैकेनिज्म, जी सर, नॉर्मल मैकेनिज्म तो चल रहा होता है, फिर कोई ऐसा कोई क्या डिफॉल्ट होता है जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन अराइव होती है। चलें देखें, आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा है, ठीक है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्शन पोटेंशियल जो है वो नर्व से मसल में किस तरह ट्रांसफर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर इस तरह होता है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है और न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो लिगैंड ऑपरेटेड चैनल्स को, कैटायनिक चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से कैटायन जो है वो सेल के अंदर मूव करता है और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है और वो सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो जो स्टिमुलेशन है, जो मोटर स्टिमुलेशन थी, उस मोटर स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर आए और उस न्यूरोट्रांसमीटर ने एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर किया। ठीक है, टेटनस के अंदर ये जो बैक्टीरिया है स्पेसिफिकली, ये क्या करे, टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन्स की वजह से जो मोटर स्टिमुलेशन है ना वो इन्हांस हो जाती है। जब मोटर स्टिमुलेशन आप इंक्रीज करेंगे, मोटर स्टिमुलेशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि बार बार जो है वो स्टिमुलस दे रहा है, बार बार मोटर रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है टूवर्ड्स दी मोटर एंड प्लेट। अब जब मोटर रिस्पॉन्स बार बार आएगा तो रिपीटेडली फॉर लॉन्ग टाइम एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होगा इन दी सिनैप्टिक स्पेस, और जितनी ज्यादा देर के लिए एसिटाइलकोलिन रहेगा उतनी ज्यादा देर के लिए वो कैटायनिक चैनल्स को ओपन रखेगा और उतनी देर तक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता रहेगा। सो वो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, शॉर्ट टाइम के अंदर बार बार एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, वो इस वजह से है कि वहां से बेसिकली कंटिन्यू स्टिमुलेशन हो रही है। ठीक है फातिमा, आपको जी बात सर, समझ आई बेटे? ठीक है। अच्छा जी, चलें हम अब डिस्कस करते हैं जी, अब हम डिस्कस करते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। जी, इसको थोड़ा सा अब आप लोगों ने ना ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिर आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे अगर आप इसको समझेंगे नहीं सही तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखिए लेंथ वर्ड से जाहिर है, लेंथ का मतलब ये है कि जो है वो हम इसको इन टर्म्स ऑफ शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ है उसका ये, एक फॉर एग्जांपल एक रबर है, उसको आपने उसका एक स्पेसिफिक लेंथ है, लेकिन उसको आप जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं उस लेंथ से, और तो वो बेसिकली उसकी लेंथनिंग होगी या शॉर्टनिंग होगी। सो एक तो लेंथ है, दूसरे होता है टेंशन। टेंशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स हम मैयर करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ लेंथ और टेंशन रिलेशनशिप का क्या मतलब है, उसको समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक ग्राफ थोड़ा सा बता दूं। देखिए इसके वाई एक्सिस पे क्या है, टेंशन। टेंशन मैंने बता दिया, इसका मतलब फोर्स है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना टेंशन इंक्रीज होगा, जितना फोर्स कम अप्लाई होगा उतना टेंशन कम होगा। दूसरी एक्स एक्सिस पे क्या है, मसल लेंथ और प्री लोड। मसल लेंथ क्या है, मसल लेंथ का मतलब क्या होगा कि जब सार्कोमेयर की लेंथनिंग या शॉर्टनिंग होगी तो उसके हिसाब से जो है आपके पास मसल लेंथ जो है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, सो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है, विच इज बेसिकली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे आइसोमेट्रिक वो होता है जिसके अंदर बेसिकली आपका जो है लेंथ जो है वो इंक्रीज, लेंथ जो है जो जो लेंथ है वो फिक्स रहता है, लेकिन उसमें टेंशन जो है वो वेरिएबल होता है, टेंशन जो है वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लेंथ कांस्टेंट है और टेंशन या फोर्स जो है वो वेरिएबल है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, देखें आपने कोई हैवी चीज़ है, फॉर एग्जांपल 50 केजी का एक थैला पड़ा हुआ है, 20 किलो का एक थैला पड़ा हुआ है, चलें आप उसको जब उठाते हैं ज़मीन से, ठीक है, जब आप उसको पकड़ते हैं उठाने के लिए तो इनिशियली आप उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फोर्स आप अप्लाई करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस थैले को उठा लेते हो। ठीक है, सो व्हेन एवर यू आर लिफ्टिंग समथिंग, ठीक है, उस लिफ्टिंग के नतीजे में क्या हो रहा है, आपने सीधी एक थैले को जमीन पे पड़ा था और आपने उसको जमीन से जो है उसको उठा रहे हैं, जब उसको आपने कैरी करना है। तो जब आप किसी चीज को कैरी करते हो तो आपको सबसे पहले बैग है, आपने बैग को सबसे पहले उठाना है, ठीक है, उसके बाद आप उसको कैरी कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप बैग को पकड़ते हो और उसको आप उठाने की कोशिश करते हो, सो उसको उठाते हुए इनिशियली आप फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो। ठीक है, फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो और अल्टीमेटली आप इतना सफिशिएंट फोर्स अप्लाई कर लेते हो कि आप उस बैग को जो है वो उठा लेते हो और उसके बाद उसको आप कैरी करते हो।
सो इस दौरान क्या हुआ, बैग को उठाते हुए क्या हुआ, जो लेंथ थी, जो लेंथ था बेसिकली मसल का, वो तो फिक्स रहा, लेकिन आप फोर्स जो है वेरिएबल करते रहे। आपने इनिशियली जो है वो फोर्स लगाना शुरू किया, उसको बढ़ाते गए तो आखिरकार बैग उठ गया ऊपर, ठीक है, बैग को आपने उठा लिया या तेले को आपने उठा लिया। सो इस दौरान आपके मसल की लेंथ डिस्टर्ब नहीं हुई, मसल की लेंथ जो है वो सेम रही, लेकिन क्या हुआ कि फोर्स जो है वो आप वेरिएबल अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। सो ऐसी चीज जिसके अंदर ऐसी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो, जिसके अंदर लेंथ सेम रहे, उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की समझ आई, जिसके अंदर आपके पास लेंथ कांस्टेंट रहता है और आप उसमें क्या कर रहे होते हो, आप उसमें टेंशन वेरी कर रहे होते हो, टेंशन वेरिएबल कर रहे होते हो, फोर्स जो है वेरी कर रहे होते हो, उस फोर्स वेरिएबल फोर्स की वजह से ही आप उस पर्टिकुलर चीज को उठा लेते हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे लेंथ जो है वो कांस्टेंट रही। सो वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर लेंथ कांस्टेंट रहती है उसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये तो जनरल से डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर की कहानी क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको इस डिफिनेशन की समझ आई बेटे एग्जांपल के साथ? जी सर। चलें अब हम आते हैं, अब हम यहाँ पे 3 टर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज है दैट इज दी पैसिव टेंशन। हम 3 तरह के टेंशन डिस्कस करते हैं। एक होती है पैसिव टेंशन, ये जो ग्रीन लाइन है डॉटेड लाइन, ये पैसिव टेंशन बता रही है। एक होता है टोटल टेंशन, जो ये ब्लू या पर्पल कलर की जो लाइन है ये आपको बता रही है। और थर्ड जो है दैट इज एक्टिव टेंशन। इन तीनों में फर्क क्या है, अब इस चीज को आप समझें। सबसे पहले होती है पैसिव टेंशन। पैसिव टेंशन क्या होती है, पैसिव टेंशन की आप सिंपल एग्जांपल में आपको बता दूं, ये वो टेंशन है जिसके अंदर जो है लेंथनिंग होती है, लेंथनिंग होती है, जिसके अंदर लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। सिंपल एग्जांपल ले लें, एक रबर है, ठीक है, रबर बैंड है, रबर है, वो इनिशियली उसकी एक फिक्स एक लेंथ होती है, लेकिन आप उसको आहिस्ता 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 जब उसको आप खींचते हो तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहती है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप टेंशन बढ़ाते हो, फोर्स बढ़ाते हो, तो क्या होता है कि देखिए जैसे जैसे आप मसल लेंथ जो है जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे जब आप फोर्स बढ़ाते हो तो वैसे वैसे मसल लेंथ जो है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि देखें, जब जब कोई भी स्टिमुलस आता है टीट्यूब्यूल पे और कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम जब ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है, और ट्रोपोनिन सी के बाइंडिंग की वजह से जब ट्रोपोमायोसिन अनकवर होता है और मायोसिन हेड जो है एटीपी की ब्रेकडाउन की वजह से जब मायोसिन हेड मूव करता है टुवर्ड्स एक्टिन, ठीक है, एक्टिन के साथ जब बाइंडिंग होती है तो क्रॉस ब्रिजिंग जब होती है ना, तो उस दौरान बेसिकली एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है आपके मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर काम कर सकते हो। एक फोर्स जो है वो आपके मसल के अंदर डेवलप होती है, जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, जो स्ट्रेंथ आपके मसल के अंदर आती है, या जो चीज आप उठा सकते हो कोई चीज, ठीक है, वो इस वजह से आप उठा सकते हो। वो प्रोसेस क्या हो रहा है, वो उस प्रोसेस दौरान क्या हो रहा होता है कि बेसिकली क्रॉस ब्रिजिंग हो रही होती है। क्रॉस ब्रिजिंग जब होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनहांस होगी। जैसे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं ना, जैसे जैसे हम लेंथनिंग करते जाते हैं, वैसे वैसे जो क्रॉस ब्रिजिंग है ना ये डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे क्रॉस ब्रिजिंग डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होती जाती है, और उस तरह से आप कोई चीज पे लिफ्ट भी नहीं कर सकते। आपने कभी नोट किया होगा, मिसाल के तौर पे मैं जो है इनिशियली अभी एक जो 10 केजी का बैग है उसको मैं उठाने को जब कोशिश करूंगा तो उस पर मैं जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो मैं इजीली जो है वो उसको उठा सकूंगा। लेकिन अगर मैं 10 के बजाय 20 केजी का तेला करता हूँ, 50 केजी का तेला करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाता जाऊंगा ना तो उसके ऊपर में फोर्स ज्यादा अप्लाई होता जाएगा। और फोर्स में कब तक अप्लाई कर सकता हूँ ज्यादा, तब तक जितने टाइम तक मेरी
क्रॉस ब्रिजिंग हो रही होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग हो रही होगी। सो ये जो क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग है ना, ये जो मायोसिन और एक्टिन की जो अटैचमेंट है, ये भी खास हद तक होती है। एक खास नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग्स हो सकती हैं। जब उस मैक्सिमम नंबर से जब आपकी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग जब उससे एक्सीड कर जाए, उस फोर्स जो है जब उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ जाए, तो जब आप तो तब आप वो फोर्स पे रिप्लाई नहीं कर सकते, तब वो आप वो चीज उठा नहीं सकते। नॉर्मली होता है ना, जो चीज आपको भारी लगती है, कोई चीज आपको हल्की लगती है उठाने में, ये जो आपको भारी लग रही होती है उठाने में, तो वो इस वजह से हो रही थी कि आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होता है, आपकी मैक्सिमम क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग हो रही होती है, मैक्सिमम एटीपी मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर रहा होता है। सो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है, लेकिन ये फोर्स भी आप एक लेवल तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज को, बारी चीज को, किसी खास हद तक आप एक बारी चीज को उठा सकते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके बस में नहीं रहता, आप कहते हो नहीं यार ये बहुत वजनी है, मैं नहीं उठा सकता इसको। वो क्यों नहीं उठा सकते? बिकॉज आपकी जो मायोसिन और एक्टिन के दरमियान जो क्रॉस ब्रिजिंग होती है, तो जितने अवेलेबल नंबर ऑफ मायोसिन और एक्टिन थे, उन सब की जब क्रॉस ब्रिजिंग हो जाती है, फर्दर जब कोई एक्टिन और मायोसिन अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर एक उसके बाद आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट इज योर लिमिट, ठीक है, जहां तक आप कोई चीज उठा सकते हो, ठीक है। सो पैसिव टेंशन के अंदर क्या होता है? पैसिव टेंशन बेसिकली वो लिमिट डिफाइन करती है कि किस हद तक आप जो है वो किसी चीज को उठा सकते हो, किस हद तक टेंशन हो सकती है, किस हद तक आप किसी चीज को। सो पैसिव टेंशन के अंदर बेसिकली जैसे जैसे आप पैसिव टेंशन बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग कम होती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग कम होती जाती है। सो पैसिव टेंशन बेसिकली बताती है कि कितने नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग्स। एक सेकंड, ये कुछ बच्चे हैं। तो पैसिव टेंशन की बेटे आपको समझ आई कि पैसिव टेंशन को हम सिंपली इस सेंस में कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द वो टेंशन जिसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस साइक्लिंग जो है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आपकी पैसिव टेंशन बढ़ती जाती है, ठीक है। और पैसिव टेंशन के अंदर लेंथनिंग होती है। सो हम ऐसे तो कर नहीं सकते, मैंने आपको कहा कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आपकी लेंथनिंग जो है, मसल लेंथ जो है वो फिक्स होता है, फोर्स वेरी कर रहा होता है, एंड दैट फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग्स। जितनी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग्स ज्यादा होगी, उतना ही जो है वो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। बेटे बिस्मा आफ्ताब है इस क्लास में कोई? बिस्मा आफ्ताब जल्दी से बता दो मुझे। बिस्मा आफ्ताब सर मॉर्निंग में तो कोई नहीं, इवनिंग में है कोई? बेटे बता दो जल्दी से, मैं बार बार डिस्टर्ब कर नहीं रहा सर, हूँ। इवनिंग में भी। और लेला सिकंदर है? लेला सिकंदर मिर्जा? नो सर। अच्छा, तो पैसिव टेंशन मैंने बता दी। अब इसके बाद एक्टिव टेंशन पे आते हैं। एक्टिव टेंशन जिस तरह पैसिव थी, पैसिव में नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग्स जो हैं वो कम होती हैं। एक्टिव टेंशन के अंदर क्या होती है? एक्टिव टेंशन के अंदर इट इज द टाइप ऑफ फोर्स जिसके अंदर बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। जितनी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग ज्यादा होगी, उतना एक्टिव टेंशन उसकी उतनी ज्यादा होगी। जितनी क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग कम होगी, उतनी ही एक्टिव टेंशन डिक्रीज होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास है सारा का सारा कॉन्सेप्ट लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का। टोटल में क्या है कि टोटल में ये है कि अगर आप टोटल से पैसिव टेंशन को माइनस करोगे तो आपके पास एक्टिव टेंशन आ जाएगी, या आप अगर या इट इज द सम ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव टेंशन, दैट इज द टोटल टेंशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, उसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, आप सिंपल ध्यान में रखिएगा। एक्टिव टेंशन बेसिकली मेन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आप कोई चीज उठा सकते हो। एक खास एक्टिव टेंशन जितनी देर तक होती रहेगी, उतनी देर तक आप वो वेट उठा सकोगे। एक्टिव टेंशन एक मैक्सिमम पॉइंट पे जब अराइव कर जाती है, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। वो डिक्लाइन क्यों होती है? बिकॉज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग है वो अचीव हो चुकी है। आपके जो सार्कोमेयर्स के अंदर जितने मायोसिन हेड थे, वो सारे के सारे एक्टिन के साथ बाइंड कर चुके हैं। अब इसके अलावा और कोई मायोसिन हेड अवेलेबल नहीं है फॉर बाइंडिंग विद द एक्टिन, सो देयर फर्दर कोई क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग नहीं होगी।
और जब क्रॉस प्रेस साइकिलिंग नहीं होगी, दैट इज योर लिमिट ऑफ लिफ्टिंग एनी वेट। ठीक है, कोई भी वजन आप उस हद तक उठा सकते हो जितनी देर तक एक्टिव टेंशन होती रहेगी, मींस जितनी देर तक क्रॉस प्रेस साइकिलिंग होती रहेगी। क्लियर बेटे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ इसको। चलें जी, अब हम जाते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और विच इज दी वो आई नहीं है क्लास में अभी? जी सर, मैं प्रेजेंट। तो आपके नाम से कोई और इंटर होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बेटे, हमने ना आहिस्ता आहिस्ता उधर ही शिफ्ट होना है, बस ये बहुत हो गया, ये गूगल मीट पे शिफ्ट होंगे, एटलीस्ट वहाँ पे ये गड़बड़ जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलें जी, अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? यहाँ पे पहले इन दो वर्ड्स को समझना जरूरी है। फोर्स मतलब टेंशन, ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट है बेसिकली, और मूवमेंट किस चीज की? मसल्स की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट होती है और कौन सी वेरिएबल होती है? इसके अंदर बेसिकली जो फोर्स है आपका, जो टेंशन है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेलोसिटी है दैट इज वेरिएबल। और इस वेलोसिटी जो कि वेरिएबल है, इसकी वजह से क्या होगा कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स होगा। इसमें बेसिकली लेंथनिंग होगी या शॉर्टनिंग होगी, इसके अंदर बेसिकली शॉर्टनिंग होगी या लेंथनिंग होगी। सो शॉर्टनिंग या लेंथनिंग एक्चुअली वो क्या किस बेस पे हो रही है? वेलोसिटी के बेस पे, मूवमेंट के बेस पे। वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। और फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप को अगर आप लोगों ने समझना है, अफीफा ऑनलाइन है बेटे? अफीफा आपके नाम से कोई आ गया हो? सर मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। और फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के अंदर फोर्स कांस्टेंट है जबकि वेलोसिटी जो है वेरिएबल होती है। और यहाँ पे जो चीज़ हमें समझनी है, जो कॉन्सेप्ट समझना है, इसको वो है बेसिकली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, टोन बेसिकली किसको कहते हैं? टोनिसिटी। किसी भी उसकी जो टोनिसिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। वो किसी मसल की जो टोनिसिटी होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर।
ठीक है, स्ट्रेंथ के ऊपर, फोर्स के ऊपर, किसी भी उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली फोर्स के पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आप बेसिकली फोर्स को कांस्टेंट रख रहे हो, तो इसकी वजह से मसल का जो टोन है, मसल की जो टोनिसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो बिल्कुल एक रहती है। वजीहा अकमल है इस क्लास में, वजीहा अजमल। सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो मसल की जो टोनिसिटी है, जो मसल की जो फोर्स है, वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या मसल की शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है जिसके अंदर फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसके अंदर आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये समझ लो, इस इस ग्राफ के अंदर आसानी से जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, नॉर्मल वाले को आप देखो तो इसमें वाई एक्सिस पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग, ठीक है। और आप एक्स एक्सिस पे क्या है, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड वो होता है जो बेसिकली आपने उठाया होता है, ठीक है, जिसको आपने उठाना होता है, जो आप बेसिकली डाल रहे होते हो अपने मसल के ऊपर, जो लोड डाल रहे होते हो, दैट इज योर आफ्टर लोड, ठीक है। याद रखिएगा, जब आपका आफ्टर लोड जो है जितना ही ज़्यादा कम होगा, उतने ही ज़्यादा जो इन